सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल आर्यन कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना दूसरा चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्लास 11th टीएस ग्रेवाल। इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से। बताऊँगा सारी अकाउंटिंग टर्म्स बताऊँगा कहानी के माध्यम से। सबसे पहले हमें मान लो मैं ही हूँ, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले नीड क्या है? कैपिटल। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल, इसका मतलब क्या है? पैसा, या जिसे आप पूंजी भी कहते हैं। कोई भी बिज़नेस चालू करेंगे, कोई भी हो, तो सबसे पहले पैसा चाहिए। भाई नॉलेज तो ज़रूरी है, पर जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी, आप बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर लोगे? पूंजी क्या होती है? हम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ एसेट्स लेते हैं, कुछ खर्चे करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, ताकि हम अपना बिज़नेस सेटल कर सकें। अब कैपिटल क्या है? वो पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट है जो अपने बिज़नेस को देते हैं, वो पूंजी। ठीक है जी। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। एक एक टर्म को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, बस आप सुनते जाइएगा। अब जब क्या है, ये जो फॉर्मूला लिखा है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, आपको सब बताऊंगा। एक एक करते सुनते रहिएगा और पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अब हमें ये तो पता है कि पैसा चाहिए, पर अब पैसा लाए कहाँ से? या तो वो अपना पैसा होएगा, ठीक है जी, ऑनर का खुद का। जैसे मैं हूँ, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करनी है, या तो मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, ये बाहर से उधार लूँगा, कर्जा लूँगा, लोन लूँगा, कैसे भी लूँगा, व्हाटएवर, कुछ तो लूँगा। अब यहाँ एक वर्ड आता है आपका लायबिलिटी, लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वो पैसा है जो बिज़नेस को, ये कंपनी को, ये फर्म को एट द एंड बाद में चुकाना ही है। क्या करना है? ओड ये पेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है जी। इसका मतलब ये पैसा हमें चुकाना ही है। भाई देखो, किसी से उधार लिया है, कर्जा लिया है, कुछ भी लिया है, एट द एंड उसे चुकाना तो पड़ेगा ही, है नहीं है? अब इसमें दो बातें हो जाती हैं, ये आपकी दो तरीके की होती है। एक है आपकी करंट और एक है आपकी नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, उसे आप उसी से समझ जाएगा। अच्छा, करंट क्या होती है? करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो 12 महीने तक के पीरियड तक, मतलब एक साल, एक अकाउंटिंग ईयर या अप टू 12 मंथ्स, अप टू 12 मंथ्स और 1 अकाउंटिंग पीरियड। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा, आज कंस्ट्रक्शन हो रही है घर के पास, तो इस चक्कर में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, पर आप क्लास पे ध्यान दीजिए। फॉरगेट दैट। 12 मंथ या एक अकाउंटिंग ईयर तक चुकानी पड़ती है, वो सारी लायबिलिटीज़ आपकी करंट लायबिलिटीज़ आएंगी। अच्छा, जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है वो कौन सी होंगी? मोर देन 12 मंथ्स। क्या क्या आ सकता है इसमें? इसमें आएंगे शॉर्ट टर्म लोन्स, और इसमें आपके आएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स
डिवेंचर्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुकानी पड़ती हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है, मेन क्रक्स क्या है। देखिए किताबों में लैंग्वेज लिखी हुई है, बुक में सब लिखा हुआ है, मैं भी बुक से ही पढ़ाता हूँ, पर ये मेरी अपनी माइंड की क्रिएटिविटी है कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ। अब ये चीज़ हो गई आपकी लायबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद एक वर्ड आया था एसेट। जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे और उसे स्टॉप करके वीडियो को बाद में पॉज करके लिख लेंगे। अब वर्ड आता है आपका एसेट। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स होती है हमारी ये वो प्रॉपर्टी और क्या कहते हैं आपका लीगल राइट जो कंपनी के ओन्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी के पास होती है। इसका मतलब ये वो प्रॉपर्टी है, ये लीगल राइट है जो कंपनी के पास होएंगी, ठीक है जी। मैं ज़रा पेन चेंज कर रहा हूँ, ये ब्लू पेन की थोड़ी इंक हल्की हो रही है। अब एसेट्स कितने टाइप की होती हैं? करंट, नॉन करंट और एक फिक्टिशियस। करंट एसेट कौन सी एसेट होंगी? करंट एसेट्स वो एसेट्स होंगी जो अप टू 1 ईयर तक कैश में कन्वर्ट हो जाए। इन्हें मेनली हम लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं, लिक्विड एसेट्स का ही पार्ट होती हैं। तो करंट में आपके आ जाएंगे जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स और आपका BR बोले तो बिल रिसीवेबल। ये अप टू 1 ईयर तक कैश में कन्वर्ट हो जाते थे, लिक्विडिटी बहुत हाई होती है इनकी। अब बात करते हैं नॉन करंट की। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है? नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एसेट तो होती हैं पर वो जल्दी हमारी लिक्विडफाई नहीं होती, लिक्विडिटी नहीं होती इनकी, और ये हम चाहते हुए भी हम इन्हें यूज़ खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसके अंदर हमारी आ जाती है फिक्स एसेट्स। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया चल रहा है, ध्यान से सुनते रहिएगा बस। इसके अंदर आपकी आएगी फिक्स एसेट्स। अब इसके 2 पार्ट होंगे आपके, 1 2। एक होएगा आपका टेंजिबल और दूसरा आएगा आपका इंटेंजिबल। अच्छा, अब कहेंगे बच्चे टेंजिबल क्या है और इंटेंजिबल क्या है? टेंजिबल वो एसेट्स है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइक मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, एटसेट्रा, ठीक है जी। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जो दिखती नहीं है पर वो होती हैं, लाइक गुडविल। एक बात बताइए, आप एक शॉप खोल के बैठे हैं, ये मैं ही हूँ, एक शॉप खोल के बैठा हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास है श्याम लस्सी वाला, तो उसकी गुडविल है, 10 साल से वो 20 साल से रह बैठा है, उसका एक मार्केट में नाम है, तो वो उसकी गुडविल है जो दिखती नहीं है पर है ना उसके नाम से। अब जैसे बहुत सारी फेमस चीज़ें होती है, जैसे होती है मुरैना की गज्जक, क्या आपने कहीं देखा है? नाम है ना एक मार्केट में, उसे कहते हैं। तो इसके अंदर आ जाएंगी आपकी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? जैसे मान लें आपने अपने दिमाग से कोई क्रिएटिविटी करी, कुछ नया ढूंढा है, तो वो हो गया आपका कॉपीराइट। अच्छा, पेटेंट्स क्या होता है? इसमें आता है आपका इन्वेंशन। पेटेंट्स आसानी से नहीं मिलते,
बहुत टाइम लगता है, पूरी इन्वेंशन करनी पड़ती है। ये चीज़ें दिखती नहीं है पर ये होती हैं। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ लो उसकी वैल्यू घटती है, उसका जीवन भी घटता है। क्या आदमी हो, आज हम 10 साल के हैं, आगे 15 के होंगे, 20 के होंगे, 25 के होंगे, 30 के होंगे। एक्सपीरियंस तो बढ़ता जाएगा पर आपकी उम्र तो घटती जाएगी, बॉडी भी ढलती जाएगी, वैल्यू बंदे की धीरे धीरे कम होती जाएगी। वैल्यू इन द सेंस एज जैसे कम होती है, ऐसी मशीनरी होती है। मशीनरी जो पहले साल में काम करती थी, जितनी एफिशिएंट थी, उतनी दूसरे साल में नहीं होएगी, और उससे आगे धीरे धीरे तो ऐसे एसेट की वैल्यू कम होती जाती है धीरे धीरे। तो जो टेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, अगर उनके अंदर वैल्यू कम होती है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, जो होता है टेंजिबल एसेट्स में। और जो इंटेंजिबल एसेट्स में वैल्यू कम होती है उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं जो ना तो टेंजिबल होती और ना ही इंटेंजिबल होती। ये वो खर्चे होते कंपनी के, वो एसेट हैं जो कंपनी करती है जिनका हम फ़ायदा सालों साल लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ये एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ होते हैं। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जियो है, जियो ने अपना एक बार एक्सपेंडिचर कर लिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी, कितने साल तक उसका वो होता रहेगा। गवर्नमेंट है, स्वच्छ भारत अभियान के कितने हैं, वो पैम्पलेट छाप दिए, सब कुछ कर दिया है, होल्डिंग्स कर दी, बोर्डिंग, फ्लैक्स बोर्ड, सब दुनिया भर का एडवर्टाइजमेंट लंबा चलेगा नहीं चलेगा, एक बार करा, कितने सालों तक उसका बेनिफिट होता रहेगा। तो सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लेके, या फिर क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन करिए। जैसे जैसे मैं कहानी बता रहा हूँ वैसे वैसे ही समझेंगे। कुछ चीज़ें मैं बुक से बताऊँगा, क्योंकि देखो भी मैं भी इंसान ही हूँ, तो सारी चीज़ें तो मेरे को भी ध्यान नहीं है। जो जो मुझे ध्यान आता जाएगा मैं वो आपको बताता रहूँगा। अब हम जब बिज़नेस करेंगे तो एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। अब इन दोनों के बीच कुछ लेन देन होएगा। इन्होंने गुड्स सेल करे मिस्टर ए को, मिस्टर बी ने पेड करा मिस्टर ए को, पेमेंट दी। इन्होंने माल मिस्टर बी को बेचा और मिस्टर बी ने माल के बदले में गुड्स और या सर्विसेज जो भी हो वटएवर, उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज भी बताऊंगा, मिस्टर बी ए को पेमेंट दी। आइदर इट इज़ इन कैश, आइदर इज इट इन काइंड, वो उनकी वो है जैसे कंसिडरेशन हुई होगी। ठीक है जी। अब जो पेमेंट है, ये जो प्रोसेस हुआ है लेन देन का, इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। क्या सारे ही पेन ढीले पड़ गए? ट्रांजैक्शन। चलिए कोई नहीं, हम पे और भी पेन है, मैं सेकंड चेंज कर लेता हूँ। अब ट्रांजैक्शन कितने टाइप की हो सकती है? ट्रांजैक्शन दो टाइप की हो सकती है। वन फर्स्ट इज इंटरनल, सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शन में क्या होएगा, जब कंपनी के अंदर भी, इसका सब में बड़ा एग्जांपल है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डेप्रिसिएशन। मैं आपको बता चुका हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, फॉल होती है। ये होती है आपकी इंटरनल ट्रांजैक्शंस। और एक्सटर्नल में आपके आ जाएंगी बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है जी।
इसमें आपकी बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक बात ध्यान रखेंगे, ट्रांजेक्शन कोई भी हो बोथ इन टर्म्स इन मनी की टर्म में हो, ठीक है ना जी। ये आपका हो गया ट्रांजेक्शन। अब जब कोई ट्रांजेक्शन होएगी तो वो रिकॉर्ड भी होएगी। रिकॉर्डिंग, भाई जब कोई ट्रांजेक्शन होगी उसे रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंट्री, जो कि हम अपने जर्नल्स में करते हैं, ठीक है जी। अब ये एंट्री होएगी किसमें, सोचिए सोचिए, ये एंट्री होएगी आपकी अकाउंट में। अकाउंट होता क्या है, अकाउंट एक पर्टिकुलर हेड होता है, पर्टिकुलर हेड होता है। पर्टिकुलर हेड बोले तो अकाउंट का मतलब ये है कि जो एंट्री जिसमें होएगी, एक टाइप से दुकान मान लीजिए, बाज़ार में जाते हैं 10 दुकानें हैं, क्या सब हर दुकान पे सारा सामान मिलता है, नहीं ना, पर्टिकुलर दुकान है ना, कपड़े की पर्टिकुलर है, ज्वेलरी की पर्टिकुलर है, लोहे की पर्टिकुलर है, ऑटोमोबाइल की पर्टिकुलर है। ऐसे ही एंट्रीज़ की भी पर्टिकुलर अकाउंट होते हैं, जैसे कि सेल्स हो गया, परचेज हो गया, और आपका क्या कहते हैं बैड डेब्ट्स हो गया, और एक्सेट्रा बहुत सारे अकाउंट होते हैं। ये जितने चाहे बनाते जाओ आप, बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, पर्टिकुलर हेड होएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई हो तो अब हम देख लीजिए। आप सब सोच रहे होंगे कि सर क्या कहते हैं लाइन क्यों नहीं लिखवा रहे, मतलब डेफिनेशन क्यों नहीं लिखवा रहे। डेफिनेशन आपकी बुक्स में लिखी हुई है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, डेफिनेशन एक बार बुक से पढ़ी, बुक है टी.एस. ग्रेवाल, आप अपने आप समझ जाएंगे। अगर आप एक बार को स्टेटमेंट भूल भी जाते हैं बुक की और आपको ये चीज़ें याद हैं, तो आप 11th क्लास में इतने कैपेबल हैं कि थोड़ी सी इंग्लिश में बना के लिख के आइए, आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब इसके बाद आएंगे, अब जब हम बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा, आएगा जी, तो उसे हम कहेंगे रिसिप्ट। भाई पैसा तो आएगा ही, बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई, ताकि कुछ कमाई हो, है नहीं है, तो कमाई कैसे होगी, रिसिप्ट होगी। जब पैसा आएगा हमें पैसा, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ कम बैक इन अगेंस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विच इज़ डन बाय द बिजनेस और द ओनर्स। ये मेरी तरफ से, मैं बुक से नहीं बोल रहा है, मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ, अपनी दिमाग की उपज है मेरी। अब रिसिप्ट होती है, वो कितने टाइप की होएगी, रिसिप्ट होएगी आपकी दो तरीके की होएगी, एक होएगी आपकी रिवेन्यू और एक होएगी आपकी कैपिटल। अच्छा पता नहीं क्या बात है, सब पेन हल्के पढ़ते जा रहे हैं। चले कोई नहीं, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना, वही बहुत है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसमें कुछ हमारे से इनकम फ्रॉम क्या कहते हैं ऑपरेशन से आए। ऑपरेशन कैसे, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज गिवन। भाई मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कोचिंग दे रहा हूँ, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ ना। सर्विस, एक डॉक्टर होता है, उससे आप जब जाते हैं वो आपका इलाज करते हैं, कुछ फीस चार्ज करता है, तो वो उसकी रिवेन्यू रिसिप्ट है, उस पर पैसा आ रहा है, आपसे आ रहा है, कुछ सर्विस से आ रहा है, ये क्या कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स से आ रहा है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। अब आप कहेंगे जी क्या, इसका आंसर है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब आपने अपनी लाइक डेट इज प्लांट, मशीनरी
और आपका क्या कहते हैं फर्नीचर और एटसेट्रा। भाई कैसे भी कराओ, कैपिटल तो बड़ी है ना। यहाँ पे आपने कोई ऑपरेशन नहीं करे हैं, यहाँ पे आपने कोई काम नहीं करा है, आपकी कोई मेहनत नहीं लगी है, आपको पैसा डायरेक्ट आ गया है। आपने अपना घर बेच दिया, पैसा आ गया, आपने अपनी गाड़ी बेच दी, पैसा आ गया। यहाँ पे आपने सेल्स करी है गुड्स की, भाई मैन्युफैक्चरिंग भी करी होगी, ट्रेडिंग भी करी होगी, कुछ भी करी होगी। यहाँ आपके ऑपरेशंस गिने जाएंगे, सर्विसेज गिनी जाएंगी जो आप खुद दे रहे हैं। पर यहाँ पे आपकी कोई मेहनत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपने अपना सामान उठाया, डायरेक्ट बिल्डिंग उठाई, फिक्स एसेट उठाई और कैपिटल बढ़ाया। अब जैसे रिसिप्ट हुई है, खर्चे भी होंगे। जब खर्चा होगा जब ही तो चर्चा होगी, क्यों जी? अब ऐसी आ जाते हैं हम एक्सपेंडिचर। ये खर्चे होते हैं जो एक कंपनी के द्वारा या बिजनेस के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। अब ये 3 टाइप के होते हैं। हाँ, इसमें आपके आएंगे कैपिटल, रेवेन्यू और आपके डेफर्ड। स्पेलिंग की इसमें मुझे थोड़ी सी वो लग रही है कन्फ्यूज़न, और आप बुक में देख लीजिएगा, मुझे स्पेलिंग का थोड़ा सा वो है क्योंकि कई बार याद नहीं रहती है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सी होती हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होती हैं, मान लीजिए जब आपने नई एसेट खरीद ली, नया मशीनरी खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, तो उससे आपकी एट द एंड प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। आपका अपना सिनेमा हॉल है या आपका कुछ आया अपना, आपने उसकी रिपेयरिंग करा दी, आपकी क्या कहते हैं आउटपुट तो बढ़ा, प्रोडक्शन तो बढ़ा, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके डायरेक्ट कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। लाइक परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड रिपेयर्स में एंड में रिपेयर्स का मतलब यहाँ पे है, अब आपकी कोई अपनी कंपनी है या आपका क्या कहते हैं आपका सिनेमा हॉल है, उसकी कुछ सीटें टूट गई, छतें लीक हो रही हैं, कुछ ख़राब है, आपने उसमें क्या कहते हैं पैसा लगाया, चमचमाया तो उससे क्या हुआ, आपका वो बढ़िया हो गया, रेनोवेट हो गया, अब आप उससे कमाओगे ही तो सही, तो वो होता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम कोई भी खर्चा क्यों करेंगे? बिजनेसमैन कोई 1 रुपया भी खर्च करेगा तो वो कमाने के लिए ही करेगा। ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कर रहे थे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, कंपनी को रिवेन्यू अपने जनरेट करने हैं तो खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो समझ में आ गया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है भैया, मैं उसमें कुछ स्टाफ भी रखूँगा, कुछ वर्कर्स रखूँगा, कुछ एम्प्लॉयज़ रखूँगा, कुछ उसके खर्चे होंगे। लाइक मान ली मैंने कहीं किराए पे ले रखा है, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, और आपका क्या कहते हैं पानी का मैंने खर्चा कर रखा है लोगों के लिए, स्टाफ के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, और आपके क्या कहते हैं लंच का मैंने वो कर रखा है, कई कंपनीज़ में होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी एट द एंड रिवेन्यू को जनरेट कर रहे नहीं कर रहे। अब एम्प्लॉय को जब फैसिलिटीज़ मिलेंगी तब वो अच्छे से काम अपना कर पाएगा, 100% दे पाएगा अपने वर्क में, तो फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होएगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होएगी तो एट द एंड आपका रिवेन्यू ही जनरेट होएगा। तो इसके अंदर आपका आ जाएंगे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये 2-3 मैं वो बता रहा हूँ जो मेन है, और ऐसे बहुत सारे हैं। और आपका आ गया सैलरीज, ये वो है जो आपका समझने के लिए काफ़ी है, इनफ है, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। मैं अभी भी कह रहा हूँ डेफिनेशन बुक में ही लिखी है, आप पहले मेरी वीडियो देखेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उस लाइन को एक बार पढ़ेंगे, आप अपने आप देखेंगे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। आप ताज जिंदगी भूल नहीं सकते। अब बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, इसे डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता रहे थे, ये क्या होता है? याद है मैंने आपको बताई थी फिक्टिशियस एसेट्स।
ऐसे खर्चे, वो एसेट्स होती है, ये वही चीज़ है, ये वो खर्चे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, पर ये बैलेंस शीट में राइट ऑफ एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में होते हैं। कारण क्यों? क्योंकि इनके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें एक से ज़्यादा टर्मों में दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मान लेते हैं मैं अपने आज प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, कोको कोला है, मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया। कोको कोला जरूरी ये थोड़ी है कि आज एक्सपेरिमेंट वो कराया है, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग लगा दिए, बैनर लगा दिए, टीवी में एडवर्टाइज कर दिया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिए, तो वो आज ही चलेगा? चलेगा तो कई सालों तक ना। प्यूमा है, नाइकी है, सबके कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर है, एडवर्टाइज करते हैं। इतने सोप्स का एडवर्टाइज क्यों आता है? चलते तो ये सालों साल है ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो इसमें आपका आएंगे एडवर्टाइजमेंट। देख लीजिए, ये एक्सपेंडिचर के 3 पार्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे उन टर्म्स की जिन्हें बच्चे बहुत कहते हैं कि सर ये क्या है क्या नहीं है, और बहुत छोटी छोटी टर्म में है, जो मुझे याद है मैं वो करता जाऊंगा। और इसके बाद कुछ टर्म्स मैं बुक से भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ टर्म्स मुझे सबके नाम याद नहीं है, मैं टर्म बुक में देखूंगा और वो आपको फिर बता दूंगा। अब है जैसे एक टर्म है, एक है परचेज, ठीक है जी, और एक है आपका सेल्स। बहुत छोटी टर्म है। परचेज का मतलब क्या होता है? जब हम बिजनेस करते हैं, माल खरीदते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, स्टॉक खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, तो उस टर्म को हम कहेंगे परचेज। जब हम अपने लिए एसेट खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसमें आएगा आपका परचेज। सेल्स क्या होगा? जब हम अपना माल बेचेंगे, जैसे मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसका फिनिश गुड्स तैयार कर दिया, तो अब हम एंड में उसे बेचेंगे ही, भाई हमें रेवेन्यू जनरेट करने हैं बिजनेस में, ठीक है जी। तो वो आ गई आपकी सेल्स। अब आते हैं परचेज, रिटर्न, और ये आते हैं आपके सेल्स रिटर्न। अब जो हमने माल खरीदा है, हमें पसंद नहीं आया, कुछ डिफेक्टिव निकला, या हमारे काम का नहीं है, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा है, तो हम उसे माल को वापस कर देंगे। तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न आउट वर्ड। अब आ गया सेल्स रिटर्न। जैसे परचेज वालों ने माल वापस कर दिया, सेल्स वाले, अब मान लीजिए मैं सेल्स मैन हूँ, मैं अपना सेलर हूँ, सॉरी, अब मैंने अपना माल बेचा, उसमें कुछ कमी निकल गई, डिफेक्टिव निकल गया, लोगों को पसंद नहीं आया। पसंद इन द सेंस जो माल मुझे दिखाना चाहिए दिखाया था और वो उनके पास पहुंचा वो नहीं, माल पहुंच गया दूसरी क्वालिटी का, और दिखाया मैंने ए ग्रेड का और दिखाया पहुंच गया उन पे सी ग्रेड का, तो वो वापसी करेंगे नहीं करेंगे? तो इसे कहेंगे हम सेल्स रिटर्न, और इसे कहेंगे रिटर्न इन वर्ड, ठीक है ना। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैं बताता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। मैं अभी भी कहूँगा जो बाहर से शोर आ जाए उसे नेग्लेक्ट कीजिए, आप सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए। अब एक टर्म है गुड्स और एक टर्म है सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जब हम ट्रेडिंग करते हैं, फिजिकल गुड्स होते हैं ना, लाइक स्टेशनरी, ठीक है, और क्या गुड्स हो सकते हैं आपके? टॉयज। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें जो मेन बिकती हैं, वायर्स, ठीक है, और एटसेट्रा। अब आपका क्या कहते हैं? गुड्स क्या होते हैं? हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, बाजार में सामान लेने गए, आप किसी से माल लिया है, आप खाने पीने की चीज़ें लिया है, बिस्कुट का पैकेट लिया है, ये सब आपके गुड्स में आते हैं, जो आपको क्या कहते हैं दुकानदार बेचता है। अब आप कहीं से फ्रूटी लिया है, रसना लिया है, चिप्स लिया है, कोल्ड ड्रिंक लिया है, फ्रिज लिया है, टीवी लिया है, और आपका कहते हैं मोटर व्हीकल लिया है, कार लिया है, आपने जितना भी खरीदा है, ये आपका गुड्स है। सर्विसेज, सर्विसेज क्या होती हैं? पहली बात, ये होते हैं टेंजिबल,
जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सर्विसेज, सर्विसेज क्या होती हैं? इंटेंजिबल। सर्विसेज क्या होती है? लाइक डॉक्टर कंसल्टेशन, लॉयर कंसल्टेशन, कोचिंग, और आपका क्या आ जाएगा इसमें? फिटनेस क्लासेस। ये सारी की सारी सर्विसेज में आती हैं। ये एट द टाइम पे कंज्यूम कर ली जाती हैं, पर ये कोई चीज़ थोड़ी है आप वहाँ पैसे देते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपसे पैसे लेता हूँ, तो ज़रूरी है जो मैंने अब बताया है वही मैं नेक्स्ट टाइम में भी बताऊँ। कोई मुझसे पूछ ले दोबारा बच्चा कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो मैं उसे दूसरे टाइप से वर्डिंग, मेरे मतलब वही होएगा पर वर्डिंग थोड़े अलग हो सकते हैं। सर्विसेज कभी भी सेम नहीं होती, एट द सेम टाइम कंज्यूम हो जाती है और ये इंटेंजिबल होती है। डॉक्टर से आप कंसल्ट करने जाते हो, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कंसल्टेशन, मान लीजिए आपको कुछ बीमारी है, उसने आपको दवाई दी, आपके उसके बीच उसने आपके दिमाग की उपज से ही तो बताया है। लॉयर कंसल्टेशन, वकील से कानूनी सलाह लेने चले गए, कोचिंग क्लास लेने चले गए, फिटनेस क्लासेस लेने चले गए। अब आता है आपका स्टॉक। स्टॉक दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है, जब हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, एट बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। स्टॉक को हम इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होएगा? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। स्टॉक 3 हिस्सों में और बटा होता है। ये तो 2 टाइप्स हैं कि कैसे कैसे होते हैं। स्टॉक की 3 कैटेगरीज हैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, मेहनत आप ही के लिए है ताकि सफल हो जाए। जैसे जैसे ये पेपर पास आते जाएंगे, मैं एक एक चैप्टर हर क्लास में, थ्योरी के चैप्टर तो मैं 5 क्लासेस में कंप्लीट कर दूंगा। मेहनत आपको ही करनी है, मैं भी आप लोगों के साथ डट के मेहनत करूंगा। थ्योरी हर कोई बच्चा नहीं करके जाता, सब प्रैक्टिकल करके चले जाते हैं। मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल करना चाहिए, पर थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारे मार्क्स कवर करने में, और नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है यार, और ये नॉलेज प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम आती है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? भाई आपने कोई भी काम करोगे, कच्चा माल तो चाहिए ही। जैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको अपना घर बनाना है, ईंटें चाहिए, रोड़ी चाहिए, बदरपुर चाहिए, सीमेंट चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, लोहा चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होएगा? घर बन रहा है, मजदूर करेंगे, आज दीवारें बना दी, कल को चिनाई कर दी, कल को क्या कहते हैं फर्श डाल दिया, कल को लेंटर डाल दिया, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। फिनिश गुड्स क्या होंगे? मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको सिर्फ। फिनिश गुड्स, आपका पूरा घर बन के तैयार होगा, रेनोवेट, डेंटिंग, पेंटिंग सब बस चकाचक, बैल्कोनी में ये बैठे हैं आराम से, चाय पी रहे हैं, बढ़िया मज़े ले रहे हैं, नया घर है, चकाचक बैल्कोनी में। ये आपका हो गया फिनिश गुड्स। ये आपके हो गए इन्वेंट्री के 3 पार्ट। देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करते रहिएगा ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, मैं एंड में अपना नंबर देता हूँ वीडियो के में, वो पूछ सकता है हेल्पलाइन के लिए। और ऑनलाइन क्लास मैं अभी भी कह रहा हूँ फ्री अवेलेबल है। ये सभी बच्चों के लिए जो पेंडेमिक में कहीं जा नहीं सकते और कहीं भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कभी भी कॉल करिए, व्हाट्सअप, पहले व्हाट्सअप करिएगा, कॉल तो बात की बात है, मैं व्हाट्सअप पे ही आपका रिप्लाई कर दूंगा, क्या मैं कितना भी बिजी हूँ।
अब क्या करें, सब कुछ हो गया। अब दो टर्म आती हैं। पहली टर्म है ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल, आई थिंक मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, चलो कोई नहीं। ट्रेड रिसीवेबल, जब हम व्यापार कर रहे हैं तो कुछ वहाँ आएगा भी, तो पैसा वैसा किन दो स्रोत से आएगा, किन दो बेस से आएगा। ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट्स होते हैं, डेटर्स और आपका बीआर। बीआर बोले तो बिल रिसीवेबल। डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हमने माल उधारी में बेचा है, जिनसे हमें पैसा लेना है। अब देखिए, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं मैक्सिमम जो उधारी पे ही चलते हैं, ट्रस्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। एक कहावत है, ट्रस्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, चीप पीपल्स कांट अफोर्ड इट। तो ये कहावत ऐसे बिजनेसों में काम आती है। रीज़न, अब मान लीजिए 5 लाख रुपए का माल है, हम सामने वाली पार्टी को फ़ोन करते हैं कि जी आ जाओ जी, माल उठा लो। वो कहता है जी पैसे तो अभी है नहीं। हम फिर भी कह देते हैं कोई नहीं जी, मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप माल ले जाओ, महीने भर बाद दे देना, 2 महीने बाद दे देना, एज़ पर देयर कॉन्ट्रैक्ट, एज़ पर देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बात होगी। ये तो हो गया आपके डेटर्स। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, कई बार हम नई पार्टी को भी माल बेच देते हैं। अब नई पार्टी ये कहती है कि मैं पैसे अभी तो नहीं दे पाऊँगी, अब हमारी नई पार्टी से ज़्यादा लिंक्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक बिल लिखवा लेते हैं, उससे साइन करवा देते हैं। हम एक बिल लिखते हैं, जो बिल लिखता है उसे ड्रॉअर कहता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉई कहते हैं, ठीक है। हम बिल लिख देंगे पार्टी के नाम की, दिस, और 90 दिन का डेज होता है, 90 डेज़ के अंदर में वो पहले दे दे तो बात है, 90 डेज़ तक आप बाउंड नहीं हो जाते हो, आप उससे पैसा नहीं मांग सकते। तो वो होते हैं आपका पैसा, आप उसके नाम लिख देते हैं, ये होते हैं बिल रिसीवेबल्स। अब यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है ट्रेड पेबल्स। जैसे व्यापार से हमें पैसा आ रहा है, हमें भी तो कहीं ना कहीं खर्चा करना है, कहीं ना कहीं चुकाना ही पड़ता है। अब जब हम माल उधार बेच रहे हैं तो हम भी तो कहीं से ना कहीं से उधार करेंगे ही। इसके अंदर आएंगे क्रेडिटर्स और बिल पेबल। अब हम अपने आप को अपोजिट पार्टी मान लेते हैं। हमने किसी से उधार माल खरीद लिया तो हम बन गए उसके लिए तो डेटर है, पर वो हमारे लिए तो डेटर है, सॉरी, हम उसके क्रेडिटर हैं। हमें तो उसे पैसा देना है ना, सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। हमें उसे पैसा देना है तो हम उसके लिए क्रेडिटर हैं, उसके लिए हम डेप्टर हैं, हम उसके क्रेडिटर हैं। तो जो बंदा, आप क्या कहते हैं, माल को उधार में खरीदेगा, वो कहलाता है आपका क्रेडिटर्स। बिल पेबल, अब भैया जब हमने बिल लिखा था पिछली बार ट्रेड रिसीवेबल में, तब पैसा आ रहा था। अब हमारे ऊपर बिल लिखा गया ड्रॉई के ऊपर, तो हमें पैसा चुकाना है। 90 दिन तक हम बाउंड है, और वो भी बाउंड है कि वो हमसे नहीं मांग सकता, 90 दिन के बाद तो देना ही पड़ेगा। तो ये होता है आपका बिल्स पेबल। अब आपकी एक टर्म आती है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स वो पैसा होता है जो इरिकवरेबल होता है। मान लीजिए मेरे डेटर्स हैं मार्केट में, लाख रुपए के हैं, 80,000 रुपये का एक ही डेटर है, 80,000 रुपये दे दिए, 20,000 रुपये मुझे पता है वो नहीं दे पाएगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, मार्केट में उसकी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं उसे पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट मान के चलूँगा। बैड डेब्ट्स को मैं डेबिट कर दूंगा एज ए बैड डेब्ट्स की 20,000 रुपये मैं ये समझ लूँगा वो डूब गए। और एक होता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये हमारे P&L में क्रेडिट में होंगे। ये वो पैसा होता है जो कहते हैं ना मरा हुआ पैसा कई बार वापस आ गया। देखा नहीं था कैसे लॉकडाउन में, क्या कहते हैं, लॉकडाउन नहीं सॉरी, नोटबंदी का टाइम था, लोगों पे कई सालों से किसी के 10 लाख 20 लाख 30 लाख 6-6 7-7 साल से है बैड डेब्ट्स हैं। लोग कहते थे हम पे पैसे नहीं है, बहाने मारते थे। जैसे ही नोटबंदी हुई स्टार्ट हुई, लोगों ने अपने पुराने 10-10 साल के डेब्ट्स
किसी ने कोई 50 लाख दे के जा रहा है, कोई 30 लाख दे के जा रहा है, कोई 17 लाख दे के जा रहा है, कोई 80 लाख दे के जा रहा है, एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो वो था आपका बैड डेब्ट रिकवर्ड। ये वो पैसा था जो मरा हुआ पैसा था, वापस आ गया। अब टर्म आएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी क्या होती है? बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। ये एक स्टेटमेंट होती है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, 2 कॉलम होते हैं। दोनों जब तक इक्वल नहीं आएंगे आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं खाएगी, ठीक है ना। और ये आपकी बता देती है कि आप कितने स्तर पे हो फाइनेंशियली। और लास्ट 2 टर्म और याद आ रहे हैं मुझे। अच्छा, 2 टर्म है, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है ना। मैंने उल्टा लिख दिया, शायद डेबिट क्रेडिट होता है, कि वो डेबिट क्रेडिट डेबिट लिख दो, बात एक ही है, समझने से मतलब है। क्रेडिट क्या होता है? जब हम कोई भी एंट्री करते हैं, ठीक है ना, तो क्रेडिट होते हैं हमारी लेफ्ट साइड, जो हम उसे क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या होएगी? डेबिट होएगी राइट साइड, ठीक है जी। यही होती है क्रेडिट और डेबिट। इनके 3 रूल्स हैं, मुझे रूल्स के प्रॉपर नेम याद नहीं है, पर रूल्स ये कहते हैं डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये है रियल, नॉमिनल और पर्सनल। मुझे थोड़ा सा है ना कन्फ्यूजन है कि किस में क्या है, मैं अगली बार आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और एक है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये इसके 3 रूल्स हैं। और आज की लास्ट 2 टर्म्स, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। अब ये 2 टर्म क्या है? सॉल्वेंट वह पर्सन है जो अपने सारे डेब्ट्स चुकाने में सामर्थ्यवान है, वो एबल है अपने सारे डेब्ट्स चुकाने में, सारे उधार चुकाने में। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति है जो अपने डेब्ट चुकाने में एबल नहीं है, मतलब दिवालिया, कंगाल हो गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, तब भी कर्जा नहीं चुका पाता। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। लगभग बहुत जितनी भी टर्म्स थी मैंने आपको करा दी हैं, और मेरे ख्याल से कोई मेन टर्म बची नहीं है, यही टर्म्स थी। अब आप क्या करेंगे? आप बुक खोलेंगे टी.एस. ग्रेवाल, उसे देखेंगे, पहले मेरी वीडियो देखेंगे पूरी, फिर उसे बुक को खोलेंगे, फिर उन्हें टर्म्स को पढ़ेंगे। बस इतना ही करना है। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।